हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। आज बेटे अपन नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा दो जीन वंशागति। तो आइएगा अपन शुरू करते हैं। बेटे दो जीन वंशागति या फिर इसे आप बोल सकते हो द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस। तो बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा दो जीन वंशागति या फिर इसे आप कहेंगे द्विसंकर क्रॉस। तो बेटे द्विसंकर क्रॉस या इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर बेटे ये क्या होगा, दो संकर यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर आप दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग, जब मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत लक्षण पर प्रयोग किया तो इसे उसने कहा एक संकर क्रॉस, और जब मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया तो बेटे इसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। तो यहां आपको पहला पॉइंट इसके लिए याद रखना है, यानी दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग। तो इसमें प्रथम जोड़ी जो लक्षण थे वह आपको याद रखना है, प्रथम जोड़ी लक्षण। तो प्रथम जोड़ी लक्षण में बेटे इसने लिया बीज की आकृति। बीज की आकृति पहला जोड़ी जो लक्षण लिया मेंडल ने वह लिया बीज की आकृति। अब बीज की आकृति में यहां पर दो ऑप्शन है कि एक तो बीज यहां पर हो सकता है गोल, तो गोल को बेटे आप आर से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा बीज यहां पर हो सकता है यानी झुर्रीदार, और झुर्रीदार को आप स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखना बच्चों, द्विसंकर क्रॉस यानी दो जीन वंशागति जिसमें पहला, इसमें याद रखिएगा कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया, उसमें पहले जोड़ी जो लक्षण लिया वो था हमारे पास में बीज की आकृति। तो बीज की आकृति के पास में यहां पर दो ऑप्शन है, पहला बीज गोल हो सकता है बेटे जिसे राउंड यानी आर से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा बीज झुर्रीदार हो सकता है जिसे आर से प्रदर्शित करेंगे, यानी राउंड यानी बिल्कुल ये राउंड फॉर्म में होगा, और ये जो बीज होगा ये इस तरह से झुर्रीदार फॉर्म में होगा। दूसरा यहां पर लेंगे, दूसरा लक्षण जो होगा, दूसरा या दूसरी जोड़ी जो लक्षण होगा बेटे यहां पर वह लक्षण होगा बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग दूसरा लक्षण आपको यहां पर याद रखना है, और यह लक्षण रहेगा बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र के रंग में यानी पहला तो आप यहां पर याद रखिएगा कि पीला, पहला बीज पत्र का रंग पीला, इसे आप कैपिटल वाई से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरे बीज पत्र का रंग होगा हरा, इसे आप स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यहां पर याद रखिएगा कि मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया, तो उसमें पहली जोड़ी जो लक्षण थे वो लक्षण तो ध्यान रखना बीज की आकृति, और दूसरी जोड़ी जो लक्षण यहां पर थे बेटे वो होगा बीज पत्र का रंग। बीज की आकृति में एक पौधा तो गोल पीले बीज वाला होगा, और दूसरा पौधा यहां पर झुर्रीदार और हरे बीज वाला होगा। तो आइए देखते हैं मेंडल ने किस तरह से दोनों पौधों पर लक्षण यहां पर प्रयोग किए। तो बेटे एक पौधा यहां पर अपन लेंगे, तो एक पौधा यहां पर लेंगे अपन गोल और पीला, और दूसरा पौधा यहां पर होगा हमारे पास में यानी ये पौधा होगा झुर्रीदार और हरा। तो याद रखना कोई गोल पौधा या झुर्रीदार पौधा नहीं होता है, यहां पर पहला पौधा इसने लिया जिसके बीज गोल और साथ में पीले रंग के हुआ करते हैं, और दूसरा पौधा इसने लिया जिसके बीज जो हैं वह एक तो झुर्रीदार और एक हरे कलर के थे। तो यहां पर इनका जीनोटाइप आपको याद रखना है कि गोल पीले बीज वाले पादप का जीनोटाइप ये आर और वाई वाई, और इसका जो जीनोटाइप आप लेंगे बेटे वह आर आर और स्मॉल वाई, यानी यहां पर आर राउंड को प्रदर्शित करता है और वाई पीले को प्रदर्शित करता है। यहां पर झुर्रीदार हरे को जो है क्या कहते हैं बेटे, झुर्रीदार जो है वह आर को प्रदर्शित करता है, और जो हरा है वह स्मॉल वाई को प्रदर्शित करता है। यहां पर इसमें गेमिटोजेनेसिस होता है, यानी यहां पर होगा
युग्मक जनन। युग्मक जनन से बेटे यहाँ पर युग्मक बनेंगे वह RY होंगे, 4 बनेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे ये स्मॉल r और स्मॉल y, ये भी 4 होंगे, और यहाँ पर जो बनेंगे ये भी 4 बनेंगे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन चारों एक ही प्रकार के होंगे। तो ये यहाँ पर ये तो है जनक, ये जनक है। तो जनक पौधा किस फॉर्म में है? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y, ये तो प्रभावी है। और अप्रभावी पौधा है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। बेटे इसमें युग्मक जनन हुआ और युग्मक जनन के दौरान यहाँ पर युग्मक बने, तो इस जगह पर ये है युग्मक। यहाँ पर आपको याद रखना है ये युग्मक। जनक यहाँ पर 2n की अवस्था में होगा और युग्मक यहाँ पर n की अवस्था में होंगे। तो ये हमारे पास में युग्मक बन चुके हैं। अब इन दोनों युग्मकों का अब होगा बेटे यहाँ पर पहले पर परागण, पर परागण। तो दोनों युग्मकों का यहाँ पर अपन पर परागण करवाएंगे। और पर परागण की प्रोसेस क्या है? तो याद है ना, पहले अपन एक पौधे को मादा के रूप में चुनेंगे, दूसरे पौधे को नर के रूप में चुनेंगे। जिसे मादा के रूप में चुनेंगे उसके पुंकेसरों को हटा देंगे, है ना। उसके बाद में नर पौधे के परागकणों को चुने गए मादा पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़केंगे। बेटे निषेचन होगा, बीज बनेगा, और उस बीज को जब मिट्टी में उगाएंगे अपन तो वहां हमें F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जैसे अपन ने पर परागण करवाया तो पर परागण के बाद में हमें नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी वो मिलेगी बेटे यहाँ पर, यानी वापस देखिएगा कि ये हमने यहाँ पर परागण करवाया। तो ये तो एक पौधा तो ये RY था और दूसरा हमारे पास में स्मॉल y। इन दोनों का यहाँ पर ये बताइए, एक तो युग्मक था RY और इन दोनों का यहाँ पर हमने कराया पर परागण। तो पर परागण करवाने से यहाँ हमें मिला RR और YY। ये हमारे पास में है F1 जेनरेशन। और ये पौधा जो मिला हमें ये मिला संकर, पीला और गोल। संकर, गोल और साथ में पीला, यानी संकर, गोल और पीले बीज वाला ये पौधा हमें यहाँ पर मिला। और ये हमारे पास में है F1 जेनरेशन। ये जो जेनरेशन है ये F1 जेनरेशन है या F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी में अपन ने क्या किया कि एक तो प्रभावी लक्षण वाले और अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में पर परागण करवाया, बीज बना, मिट्टी में उगाया, और मिट्टी में उगाने के बाद में हमें ये पौधे मिले। तो ये पौधे बेटे याद रखना ये संख्या में 8 होंगे। अब इन पौधों में आपस में युग्मक जनन करवाया बेटे यहाँ पर, पहले युग्मक जनन। तो युग्मक जनन यहाँ पर हुआ तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक मिले। एक युग्मक तो RY मिला, दूसरा युग्मक यहाँ पर R और स्मॉल y मिला बेटे, एक स्मॉल r कैपिटल Y और दूसरा होगा स्मॉल r स्मॉल y। ये युग्मक बनेंगे कैसे कि पहले यहाँ पर ध्यान रखना R को Y से, तो बेटे RY। तो ये युग्मक आपके पास में कैसा है? ये युग्मक है गोल और पीला। ये युग्मक आपके पास में है यानी गोल और हरा। दूसरा युग्मक यहाँ पर आपके पास में है यानी झुर्रीदार और पीला। और अगला युग्मक यहाँ पर है बेटे तो ये है झुर्रीदार और हरा। तो याद रखिएगा कि जब संकर गोल पीला पौधा यहाँ पर मिला तो उनमें आपस में युग्मक बनेंगे बेटे। पहले युग्मक जनन की क्रिया होगी और युग्मक जनन के दौरान अगर नर जननांग है तो उसके अंदर युग्मक जनन होगा जिससे नर युग्मक बनेंगे, और अगर मादा जननांग है तो उसमें भी युग्मक जनन होगा और मादा युग्मक बनेंगे। उसके बाद में अब इन युग्मकों का आपस में करवाएंगे बेटे स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण। तो स्वपरागण जब करवाएंगे यहाँ पर तो फिर हमें यहाँ पर बेटे एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये चेकर बोर्ड आप इधर देख लीजिएगा कि इस तरह से आप यहाँ पर इसका युग्मक जनन करवाते हैं। तो युग्मक जनन करवाने के साथ ही ये हमें यहाँ पर ये प्लांट्स अपन देखते हैं। ये बेटे तो यहाँ पर आपको लेना है कि एक तरफ तो यहाँ पर आपको, तो बेटे यहाँ पर एक तरफ आपको लीजिएगा कि ये तो नर युग्मक रहेंगे जिसमें पहला होगा हमारे पास में RY, दूसरा होगा स्मॉल r कैपिटल Y, दूसरा युग्मक होगा बेटे यहाँ पर हमारे पास में यानी अगला युग्मक जो होगा ये होगा इस जगह पर यानी कैपिटल R और साथ में स्मॉल y।
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस जगह पर इधर की तरफ यहाँ पर आप मादा युग्मक लेंगे कैपिटल आर, ये ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ लेंगे आप तो वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बेटे यहाँ पर जो ये स्वपरागण हुआ, तो स्वपरागण में अपन ने वही किया कि पौधे के परागकणों को नर पौधे के ऊपर छिड़का। तो अब देखिएगा इसमें इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आपको रीजन मिलेगा वाई वाई, यहाँ आपको रीजन मिलेगा आर आर और वाई वाई, यहाँ रीजन मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस जगह आपको रिजल्ट मिलेगा बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ इससे आप मिलाएंगे तो कैपिटल आर बट कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाएंगे बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और साथ में स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाओगे आप तो कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर होगा बेटे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ इससे मिलाओ आप तो इससे आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको इससे मिलाएंगे बेटे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाइएगा आप तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ इससे मिलाएंगे आप स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर इस कॉलम को इससे मिलाइएगा बेटे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाइएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां बनेगा बेटे आप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो यहाँ आप देखिएगा बच्चों कि इस तरह से हमारे पास में ये द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड तैयार है। तो चेकर बोर्ड कैसे बना, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि गोल और पीले बीज वाले का संकरण किससे करवाया, झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप से। तो हमें F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे संकर पौधे प्राप्त हुए और ये संकर पौधे किस कंडीशन में थे, तो बेटे ये संकर पौधे थे सारे गोल और पीले। जब ये संकर पौधे गोल और पीले थे तो बेटे हर पौधे में नर और मादा जननांग के अंदर युग्मक जनन की क्रिया हुई और युग्मक जनन के दौरान दो तरह के यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक बने। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बिल्कुल जीनोटाइप में समान होंगे कि जैसे बेटे एक युग्मक तो गोल और पीला बीज वाला होगा, दूसरा युग्मक जो है गोल और हरे बीज वाला होगा, अगला झुर्रीदार पीले बीज वाला और अगला जो है झुर्रीदार और हरे बीज वाला। जब इन दोनों युग्मकों में ये चार प्रकार के युग्मक यहाँ पर बने और युग्मक बनने के बाद में बेटे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये जब यहाँ पर संकरण करवाया तो संकरण करवाने के बाद में हमें ये चेकर बोर्ड प्राप्त हुआ। अब इस चेकर बोर्ड के अंदर यहाँ पर हमें अनुपात, तो यहाँ अपन लिख लेंगे निम्न अनुपात प्राप्त। तो देखिएगा अपन इसमें कौन कौन से रेशियो अपन को मिलेंगे तो वो यहाँ पर अपन देखते हैं। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात, तो सबसे पहला अनुपात अपन यहाँ पर लेंगे समलक्षणी अनुपात, जो आपको भी पता होगा कि यह आता है बेटे 9 3 और 3, 9 3 3 और यहाँ पर आपको याद रखना बेटे तो ये अनुपात आएगा, यानी ये अनुपात होगा हमारे पास में, ये अनुपात होगा बेटे 9 3 3 और 1, 9 3 3 1। अब ये आया कैसे, तो यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे कि पहले तो यहाँ पर गोल पीला, फिर अनुपात होगा यहाँ पर हमारे पास में यानी गोल और हरा, फिर अनुपात होगा बेटे यहाँ पर यानी झुर्रीदार और पीला। अगला अनुपात यहाँ पर आप लेंगे तो ये अनुपात होगा झुर्रीदार और हरा। अब आपको देखना कैसे है कि गोल पीला है तो गोल के लिए R देखेंगे और पीले के लिए Y देखेंगे। ये गोल हरा है तो फिर गोल के लिए तो अपन R देखेंगे लेकिन हरे के लिए स्मॉल y देखेंगे। झुर्रीदार में स्मॉल y और पीले में कैपिटल Y आना चाहिए और इधर यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y आना चाहिए। तो जब आप चेकर बोर्ड में देखेंगे तो चेकर बोर्ड में बेटे कैपिटल R और कैपिटल Y वाले आपको वहां पर 9 बीज वाले पौधे मिलेंगे। गोल और हरा देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, यहाँ आप देखेंगे बेटे इसमें भी 3 मिलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। तो ये जो अनुपात आया इस अनुपात को आप याद रखिएगा, तो ये अनुपात होगा समलक्षणी अनुपात। तो समलक्षणी अनुपात में याद रखिएगा कि 9 3 3 1 अनुपात आता है जिसमें 9
तो बेटे आपको गोल और पीले मिलेंगे, और 3 आपको गोल और हरे बीज वाले मिलेंगे, और 3 आपको झुर्रीदार और पीले बीज वाले मिलेंगे, और 1 मिलेगा झुर्रीदार और हरा। यहां आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटे कि यहां से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि F2PD में नए लक्षण और साथ में पुराने लक्षणों का अनुपात बताइए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद रखना है कि F2PD में नए या जनक और नए लक्षणों के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो बेटे नए, और यहां पर आप देखिएगा कि F2PD के अंदर F2PD में आपने जनक एवं नए लक्षण का अनुपात बताओ, अनुपात बताइएगा। एक क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद रखना है कि डायहेड्रल क्रॉस के F2PD में बीज पत्र के रंग का अनुपात बताओ। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बेटे, पहला क्वेश्चन क्या है कि F2PD में जनक और नए लक्षण का अनुपात बताइए। और ये अनुपात यहां पर 2 तरह का आपको याद रखना है कि एक तो फिनोटाइप अनुपात कैसा आएगा, फिनोटाइप, और दूसरा इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप तो अपन वहीं लेंगे, यानी यहां पर पहले फिनोटाइप आप देख लीजिएगा। तो यहां पर आप फिनोटाइप अनुपात लो पहले। तो यहां पर ये जो अनुपात आएगा, ये अनुपात ऐसा होगा बेटे कि सबसे पहले तो जनक, तो यहां पर जो है जनक कौन कौन से हैं, तो जनक बेटे 9 + 1 यानी कितने हैं यहां पर जनक, यानी 10। उसके बाद में नए लक्षण कौन से हैं, नए लक्षण, तो नए लक्षण में आप देखो कि बेटे गोल हरा ये भी नया लक्षण है, और झुर्रीदार पीला ये भी नया लक्षण है। यहां पर याद रखना बेटे कि ये गोल और पीला ये जनक है, और झुर्रीदार और हरा ये भी जनक है। तो ये तो जनक तो 9 + 1 यानी 10, तो ये आगे बेटे। और नए लक्षण में गोल और हरा ये नया लक्षण है, झुर्रीदार पीला ये नया लक्षण है। तो नए लक्षण यहां पर आपको याद रखना है, यानी 3 + 3 = कितना लक्षण हो गया बेटे। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां जो लक्षण हैं ये लक्षण हो गया हमारे पास में 6। तो इनका जो रेशो निकल कर आएगा, तो रेशो निकल कर आएगा बेटे ये आएगा यानी 5:3। तो यहां पर इनको कैलकुलेट करोगे तो इससे यहां पर 5:3। तो ये जो यहां पर आपको आंसर याद रखना है 5:3। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि F2PD में जनक और नए लक्षण के बीच का अनुपात बताओ। तो ये अनुपात बेटे फिनोटाइप अनुपात की अपन बात कर रहे हैं, तो ये अनुपात आएगा 5:3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कि F2PD डायहाइब्रिड क्रॉस के F2PD में बीज पत्र का रंग, या फिर आप इसको बीज का आकार भी कह सकते हैं, उसका अनुपात क्या होगा। तो यहां अपन देखते हैं कि यहां पर बीज पत्र का रंग, तो रंग में बेटे एक रंग तो आपके पास में पीला होगा और एक रंग यहां पर हरा होगा। अब पीला देखो कि 9 बीज तो यहां पर है ये पीले, और यहां पर पीले और कहां पर है 3 बीज यहां पर है। तो पीले रंग के जो बीज होंगे 9 + 3 यानी यहां पर 12, और हरे जो होंगे वो 1 3, तो बेटे यहां पर है हरे और एक हरा यहां पर है। तो ये यहां पर होंगे 3 + 1 यानी कितने होंगे 4। तो ये रेशियो जो यहां से निकल कर आएगा वह 3:1। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि चाहे यहां पर बीज पत्र का रंग हो या फिर इसकी जगह पर आप ले सकते हैं यानी बीज का आकार या इसको कह सकते हो आकृति। तो इन दोनों के लिए ही एक अनुपात आएगा जिसको 3:1 यानी एक संकर क्रॉस अनुपात आप मानेंगे। तो एक बार और समझ लें कि बेटे F2PD में बीज पत्र का रंग या बीज की आकृति। तो अगर यहां पर आप पहले रंग लेंगे तो बेटे 9 बीज तो यहां पर है ये पीले, और झात में कहां पे 3 पीले यहां पर है। तो 9 और 3 कितने होंगे 12, तो पीले तो 12 हो गए। अब हरे की बात करें अपन तो हरा 3 तो यहां पर है और एक हरा यहां पर है, तो 3 और 1 4। तो ये 3 यानी 12/4 यानी 3:1। बेटे आप यहां पर बीज के आकार की बात करेंगे तो 9 बीज तो हमारे पास में गोल है और साथ में 3 बीज यहां पर इधर गोल हैं। तो 9 और 3 12 ये गोल हो गए, और उसी के साथ में यहां पर झुर्रीदार 3 और इधर झुर्रीदार 1। तो या तो यहां पर पीला या फिर यहां आप ले सकते हैं गोल, या फिर हरा
और यहां पर आप ले सकते हैं झुर्रीदार। झुर्रीदार, तो इनमें आप अनुपात देखोगे तो ये अनुपात आएगा 3:1। तो बेटे ध्यान रखना कि द्विसंकर क्रॉस का जो पहला अनुपात है समलक्षणी, वह अनुपात है 9:3:1। यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि समलक्षणीय अनुपात जो निकालेंगे उसमें आपको दिखना चाहिए कि बीज कैसे कलर का नजर आ रहा है और साथ में बीज कौन सी आकृति का है। तो आपको 9 बीज तो ऐसे मिलेंगे जिसमें गोल और पीले वाले होंगे, 3 बीज वाले पौधे ऐसे मिलेंगे जिसमें बीज गोल और हरे होंगे, 3 पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बीज झुर्रीदार और पीले होंगे, और 1 पौधा आपको ऐसा मिलेगा जिसका बीज जो है वो होगा यहाँ पर झुर्रीदार और हरा। तो समलक्षण अनुपात जो प्राप्त हुआ वो हुआ 9:3:3:1। और यहां से बेटे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना होगा कि द्विसंकर क्रॉस की F2PD में, द्विसंकर क्रॉस के F2PD के अंदर जनक और नए लक्षणों का अनुपात बताइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा कि द्विसंकर क्रॉस की F2PD में बीज पत्र के रंग या फिर बीज की आकृति का अनुपात बताइए। तो यहां पर यह अनुपात आएगा 3:1। अब इसका दूसरा, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो दूसरा जो अनुपात होगा बेटे ये होगा यहां पर हमारे पास में समजीनी अनुपात। समजीनी अनुपात, समजीनी अनुपात। तो अब अपन निकालते हैं द्विसंकर क्रॉस की F2PD का समजीनी अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर समजीनी अनुपात आता है तो बेटे यहां पर शुद्ध अशुद्ध देखा जाता है, यानी यहां पर आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द इस्तेमाल करना है कि समजीनी अनुपात में कितने तो शुद्ध होंगे और कितने अशुद्ध होंगे। तो यहां पर सबसे पहला हमारे पास में लक्षण था कि ये हमारे पास में पहला पौधा था गोल और पीला। तो गोल और पीले को बेटे 4 तरह से लिख सकते हैं आप। ये भी आपके पास में गोल पीला है, लेकिन ये कैसा गोल पीला है, ये शुद्ध गोल और शुद्ध पीला है ना। उसके बाद में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RR और YY। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R और YY, और एक आप लिख सकते हैं यानी यहां पर R और YY। तो ये तो कैसा पौधा है, शुद्ध गोल शुद्ध पीला, ये शुद्ध गोल अशुद्ध पीला। तो याद रखना बेटे ये पौधा है यहां पर यानी शुद्ध गोल, और इसको आप कह सकते हो शुद्ध पीला। ये यहां पर कैसा पौधा है, ये यहां है शुद्ध गोल, शुद्ध गोल, और एक यहां पर है अशुद्ध पीला, शुद्ध गोल और अशुद्ध पीला। इसे आप लिखेंगे अशुद्ध गोल, अशुद्ध गोल, और साथ में है यहां पर यानी शुद्ध पीला, शुद्ध पीला। और ये वाला है यहां पर यानी अशुद्ध गोल और साथ में अशुद्ध पीला। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहां पर हमें पहले लक्षण जो कि गोल और पीले बीज वाले पौधे नजर आ रहे थे, जब उसका जीनोटाइप अपन ने देखा तो हमें यहां पर 4 प्रकार के जीनोटाइप मिले। पहला तो शुद्ध गोल शुद्ध पीला, दूसरा शुद्ध गोल अशुद्ध पीला, तीसरा अशुद्ध गोल शुद्ध पीला, और चौथा है अशुद्ध गोल और अशुद्ध पीला। जब आप चेकर बोर्ड में इन्हें ढूंढेंगे तो बेटे ऐसा पौधा आपको यहाँ पर इसमें 1 मिलेगा, ये यहाँ पर 2 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, और ये कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो ये तो अनुपात हो गया हमारे पास में गोल और पीले का। दूसरा यहाँ पर अपन देखेंगे तो दूसरा हमारे पास में होगा गोल और हरा, गोल और हरा। तो बेटे गोल और हरे को 2 तरह से लिख सकते हैं, RR और यहां पर ये स्मॉल y, और एक लिख सकते हो RR और स्मॉल y। ये वाला जो पौधा होगा ये तो कैसा होगा, यानी शुद्ध गोल और शुद्ध हरा, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अशुद्ध गोल, अशुद्ध गोल, और साथ में होगा शुद्ध हरा। तो ये ध्यान रखना बेटे कि हमें दूसरे नंबर का जो जीनोटाइप निकालना है वो गोल हरे का निकालना है। तो गोल हरे को आप जीनोटाइप को 2 तरह से आप लिख सकते हैं, एक तो शुद्ध गोल और शुद्ध हरे के रूप में लिख सकते हो, और एक अशुद्ध गोल और शुद्ध हरे के रूप में लिख सकते हो। जब आप ये चेकर बोर्ड में देखेंगे तो बेटे ये आपको 1 मिलेगा और ये आपको 2 मिलेंगे। तो इसका अनुपात 1:2 आ गया। तीसरा आपको लिखना है यानी झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार और पीला। तो झुर्रीदार और पीले को भी बेटे आप 2 तरह से इसको लिख सकते हो, स्मॉल r और कैपिटल Y,
और कैपिटल वाई, एक होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी झुर्रीदार तो बेटे स्मॉल आर में लिखा जाएगा। तो ये वाला कैसा पौधा हुआ, तो इसको आप कहोगे शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला, शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला। तो शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला ये आपको एक मिलेगा, और इसे आप कह सकते हो शुद्ध झुर्रीदार और साथ में अशुद्ध पीला, और ये आपको यहां पर मिलेंगे 2। तो ये 1:2 फिर आ गए। और छोटा इसका जो रेशियो होगा ये होगा हमारे पास में झुर्रीदार और साथ में हरा। तो बेटे इसे एक ही तरह से लिख सकते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो यहां पर आप देखिएगा इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो यानी शुद्ध झुर्रीदार और साथ में यहां पर आप कह सकते हो यानी शुद्ध हरा। और ऐसा आपको यहां पर मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा। तो बेटे ये वाला जो अनुपात आया ये तो किसका आया हमारे पास में 9 वाले का आया, और ये जो अनुपात आया ये हमारे पास में 3 वाले का, ये अनुपात आया ये 3 वाले का, और ये अनुपात 1 वाले का। तो समजीनी अनुपात जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे 1:2:4। तो ये तो किसका आ गया आपके पास में, यानी 9 का। फिर अनुपात आप याद रखेंगे 1:2, तो ये किसका है बेटे 3 का। फिर अनुपात याद रखेंगे 1:2, फिर 3 का, और फिर अनुपात 1। तो ये आपको याद रखना है कि समजीनी अनुपात जो याद रखोगे वो कैसा अनुपात होगा, यानी 12:24, 12:12:1। और ये नीचे की तरफ तो ध्यान रखना बेटे, ये जैसे मान लो ये 9 का है, ये 3 का है, ये 3 का है और ये 1 का है। तो 1224 ये तो 9 यानी गोल और पीले का अनुपात है, फिर 12 गोल और हरे का, फिर 12 झुर्रीदार पीले का, और फिर 12 झुर्रीदार और हरे का। तो यहां आप देख लीजिएगा कि इस जगह पर यह अनुपात हमको याद करना है 1224 और 12:12:1। अच्छा, अब क्वेश्चन बन जाएगा कि F2PD में समजीनी अनुपात जो है नए, यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना बेटे कि F2PD में वह नए लक्षणों का समजीनी अनुपात बताओ, समजीनी अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन यहां पर है। तो ये आपको ध्यान देखना है कि F2PD में जनक और नए लक्षणों का, तो यहां पर जो जनक हैं वो जनक एक तो बेटे ये वाला जनक के रूप में लिया था, और एक जनक के रूप में अपन ने ये लिया था। तो यहां जनक मात्र 2 हैं। तो यहां आप देखिएगा कि एक तरफ तो आप यहां लिखना बेटे जनक, तो जनक के रूप में हमें 2 पौधे प्राप्त होंगे, यानी एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। और उसके बाद में नए लक्षण, तो बेटे नए लक्षण के रूप में हमें कितने प्राप्त होंगे 14। देख लीजिएगा यहां पर कि 2 और 2 4 और जो है बेटे 4 8, और ये 9 10 11 और 11, और बेटे ये यहां पर यानी 1 मिनट रुकिएगा बेटे, एक तो ये 2 और 2 4 और 8 9 और 2 11 12 और 12 और 2 14। फिर इनका कैलकुलेट करोगे तो ये अनुपात आ जाएगा 1:7। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर F2PD में जनक और नए लक्षणों का समजीनी अनुपात, तो समजीनी अनुपात जो आएगा वो 1:7 आएगा। यही बेटे अगर आपको याद रखना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस के F2PD में जनक और नए लक्षणों का समलक्षणी अनुपात बताओ, तो समलक्षणी अनुपात आएगा 5:3। तो ये तो समलक्षणी अनुपात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि समजीनी अनुपात बताओ, तो समजीनी अनुपात में जनक तो 2 होंगे और नए लक्षण होंगे 14। तो बेटे इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये अनुपात आएगा 1:7। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी द्विसंकर क्रॉस में समजीनी अनुपात। अब यहां पर देखिएगा कि द्विसंकर क्रॉस से संबंधित नियम क्या होगा। तो याद रखना बेटे द्विसंकर क्रॉस से संबंधित 3 नियम होंगे। एक तो पृथक्करण का नियम भी होगा,
प्रभाविता का नियम भी होगा, और तीसरा नियम यहां पर होगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। पहला नियम और दूसरा नियम तो अपन एक संकर क्रॉस में पढ़ चुके हैं, वही होगा बेटे कि प्रभावी F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रभाव अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा वो तो प्रभावी लक्षण होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो अप्रभावी होगा। इस नियम को तो अपन ने क्या कहा, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या था उसका, यानी पृथक्करण का नियम। तो बेटे ये तो शारीरिक सत्य नियम है, ये आपको जो है क्या कहते हैं एक संकर क्रॉस पर भी लागू होगा, तो ये आपको द्विसंकर क्रॉस पर भी लागू होगा। लेकिन जो तीसरा नियम है मेंडल का, जिसे अपन ने कहा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तो ये नियम बेटे याद रखना ये केवल द्विसंकर क्रॉस पर ही लागू होगा, ये एक संकर क्रॉस पर लागू नहीं होगा। तो यहां पर इसका जो पहला पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट तो ये होगा बेटे कि केवल द्विसंकर क्रॉस पर ही लागू। तो यह आपको याद रखना है कि यह नियम जो होगा ये केवल द्विसंकर क्रॉस पर ही लागू होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब इस नियम में क्या होगा, तो इस नियम में ये होता है बेटे, यहां आप पहले समझ लीजिएगा कि हमारे पास में ये यहां पर गोल और पीले बीज वाला पादप है। इसका संकरण किससे करवाया था हमने, तो ये संकरण करवाया था झुर्रीदार और साथ में हरे बीज वाले पौधे से। इसका जीनोटाइप यहां पर आर आर और वाई वाई, इसका जीनोटाइप है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये ध्यान रखना। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि अलग अलग लक्षणों की जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। तो बेटे यहां पर आप देख लीजिएगा कि इस तरह से यहां पर ये गैमेट्स हैं और ये इनके क्रोमोसोम, तो ये आर है, आर वाई और वाई। यहां पर भी ध्यान रखना कि बस इस नियम में आपको यही ध्यान रखना है कि अलग अलग लक्षणों की जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित, वही यहां पर संकरण होगा। तो यहां आपके पास में आर वाई और वाई, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि आर और आर। तो यहां आप देखिएगा कि बेटे अब इसकी जीन भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये इनकी जीन आपको देखने को मिलेगी, यानी एक पर आर फिर वाई और स्मॉल वाई, उसके बाद में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब ये अगली पीढ़ी में जाएंगे तो यहां पर आपको 4 लक्षण मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको गोल पीला, एक पौधा मिलेगा आपको यहां पर गोल हरा, एक पौधा मिलेगा यहां पर यानी झुर्रीदार, एक पौधा जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये मिलेगा बेटे झुर्रीदार और ये तो गोल हरा है, तो यहां पर अगला पौधा होगा झुर्रीदार और पीला, और एक यहां पर पौधा आपको मिलेगा और ये पौधा होगा, ये होगा झुर्रीदार और हरा। तो अब आप यहां पर देखिएगा कि ये दोनों के दोनों तो क्या है, ये तो है जनक के लक्षण, पैतृक लक्षण है बेटे, ये भी पैतृक लक्षण है, यानी ये तो जनक के लक्षण है, जनक, और ये पौधे यहाँ भी ये है जनक। लेकिन बेटे यहाँ से यहाँ तक ये 2 हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिले नए लक्षण। तो थोड़ी समझने की कोशिश करना कि बेटे नए लक्षण क्यों उत्पन्न हुए। तो यहाँ आप देखो कि गोलपन की जो जीन है अगर केवल पीले के साथ ही जुड़ी रहती तो बेटे अगली पीढ़ी में हमें केवल कौन सा पौधा मिलता, गोल और पीला ही मिलता। अगर बाय द वे झुर्रीदारपन की जीन हरे के साथ ही जुड़ी रहती तो हमें अगली पीढ़ी में जो पौधा मिलता वह केवल झुर्रीदार और हरा ही मिलता। लेकिन यहां अपन क्या देख रहे हैं कि बेटे पीले के साथ में हरे रंग की जीन भी आ रही है और इधर झुर्रीदार के साथ में पीलेपन की जीन भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम ये कहता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति होती है तो फिर जो है ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और इस कारण से F2 पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे यहां पर पीले के साथ में बेटे हरा लक्षण आ गया और झुर्रीदार के साथ में पीला लक्षण आ गया, तो इसे ही कहते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या याद हुआ कि यह केवल द्विसंकर क्रॉस पर ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटे, यहां पर अलग अलग लक्षणों की जीन
अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि स्वतंत्र अपयूहन के नियम में कि अलग अलग लक्षणों की जो जीन है वह अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। और इसी कारण से बेटे तीसरे पॉइंट पे याद रखिएगा कि लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से होती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेटे जो लक्षणों की वंशागति है ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कैसे स्वतंत्र होती है कि गोलपन की जो जीन है वो बेटे गोल के साथ तो जा रही है, लेकिन साथ में देख लो हरे के साथ भी जा रही है। अगर ये केवल गोल एक ही लक्षण के साथ जाती तो गोल और पीला ही बनता, लेकिन यहां पर गोलपन की जीन हरे के साथ भी जा रही है। आप यहां पर देखिएगा कि झुर्रीदारपन की जीन हरे के साथ में मौजूद है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हो कि F2 पीढ़ी में झुर्रीदारपन की जीन पीले के साथ भी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि लक्षणों की जो वंशागति होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र होती है। एक ये याद रखना। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तो इसका रिजल्ट ये मिलता है बेटे कि F2 पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। F2 पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह आपको याद रखना है। जैसे कौन से लक्षण उत्पन्न हुए, तो जैसे हमें यहां पर ध्यान रखना बेटे, एक तो मिला हमें गोल और हरा, एक लक्षण तो ये याद रखना, और दूसरा नया लक्षण क्या है वह है झुर्रीदार और पीला। तो ये याद रखिएगा कि यह हमें F2 पीढ़ी में नए लक्षण मिले, एक तो गोल और हरा मिला और एक झुर्रीदार पीला मिला। वरना अगर ये स्वतंत्र वंशागति नहीं होती तो गोलपन की जीन हमेशा किसके साथ रहती, पीलेपन के साथ में, और झुर्रीदारपन की जीन हमेशा किसके साथ रहती, हरे के साथ में। तो ये था बेटे हमारे पास में स्वतंत्र अपयूहन का नियम। 4 पॉइंट याद कर लेना। केवल द्विसंकर क्रॉस पर लागू होगा, यानी अगर मेंडल द्विसंकर क्रॉस को नहीं खोज पाता तो स्वतंत्र अपयूहन का नियम नहीं आता, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अलग अलग लक्षणों की जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि लक्षणों की वंशागति जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र होती है। और तीसरा पॉइंट आपको चौथा पॉइंट याद रखना है कि इस कारण से F2 पीढ़ी में आपको नए लक्षण मिलते हैं। तो नए लक्षण गोल हरे के रूप में या झुर्रीदार और पीले के रूप में। तो यह नियम था बेटे हमारे पास में स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और इस नियम का जो अपवाद है, यह अपवाद होता है सहलगनता। तो इसको अपन अभी यहां पर डिटेल लेंगे, लेकिन फिर भी याद रख लेना बेटे कि स्वतंत्र अपयूहन के नियम का जो अपवाद है वह है सहलगनता। तो आइएगा थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहला नियम क्या था, वो था प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम के मैंने 2 अपवाद आपको बताए। एक अपवाद तो था अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा अपवाद मैंने आपको बताया सहप्रभाविता। दूसरा नियम जब आपने पढ़ा होगा बेटे पृथक्करण का नियम, उसका कोई अपवाद नहीं है, वह सार्वत्रिक सत्य नियम है। तीसरा नियम अपन ने पढ़ा स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो इस स्वतंत्र अपयूहन के नियम में अपवाद आप पढ़ने वाले हो और इस अपवाद का नाम है सहलगनता। तो आइए अपन शुरू करते हैं इसका अपवाद, और यह अपवाद होगा सहलगनता। तो बेटे इसमें अपन 2 टॉपिक लेंगे, एक तो सहलगनता और एक होगा लिंग संलग्न वंशागति। तो सबसे पहला टॉपिक अपन शुरू करते हैं और यह टॉपिक होगा हमारा सहलगनता। तो देखो इसको ध्यान से देखना, सहलगनता यानी सहलग्न यानी साथ साथ जुड़ी हुई अवस्था में। तो जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो बेटे जुड़ी हुई अवस्था में जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। यानी यहां पर जो जीन होगी वह एक जीन एक के साथ ही जुड़ी होगी, वह अगली के साथ में जो है ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसको इस तरह से आप पहले समझो कि यहां पर बेटे हमारे पास में कि ये वही पौधा है जैसे गोल और पीला, एक पौधा तो ये है, दूसरा यहां पर अपने लिया है तो ये है हमारे पास में झुर्रीदार और हरा। इसका जीनोटाइप आपको पता है RRYY है।
और इसका जीनोटाइप पता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। अब देखो, जहां अपन ने स्वतंत्र अपीवन का नियम पढ़ा, वहां पर अपन ने क्या किया, अलग अलग लक्षणों की जीन को अलग अलग गुणसूत्र पर बनाया। यहां आपको याद रखना है कि अलग अलग लक्षणों की जीन आपको एक ही गुणसूत्र पर मिलेगी। तो यहां आप जब इसको बनाएंगे तो इस तरह से मेरे पास में दो गुणसूत्र है, इसमें आर और वाई, इसमें भी आर और वाई। इसी तरह से यहां पर ध्यान रखना बेटे कि इस जगह पर भी गुणसूत्र है, तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये आप यहां पर आप देख लीजिएगा कि गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे, इनकी जीन आपको एक एक गुणसूत्र पर ही मौजूद है। अब यहां पर हमारे पास में ये पौधा बना आर आर और साथ में जो है ये यहां पर आर आर और वाई वाई, यानी यहां जो पौधा बनेगा वह आर आर और साथ में जो है ये वाई और वाई, ये पौधा यहां पर अपन को बनेगा बेटे। तो इसको अपन देख लेते हैं कि यहां पर जो पौधा बना वह एक पौधा, तो ये यहां पर जो पौधा बनेगा, ये पौधा हमें बनेगा बेटे, एक तो बनेगा आर और वाई। इसकी जीनोटाइप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आर ये वाई के साथ ही रहेगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। जब अगली पीढ़ी में जब ये जाएंगे तो आपको यहां पर क्या रिजल्ट मिलेंगे, एक रिजल्ट मिलेगा आपको आर वाई, यानी ये पौधा कैसा रहेगा, गोल और पीला। और दूसरा रिजल्ट मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी ये कैसा है, तो ये है झुर्रीदार और हरा। तो आप देखो बच्चों कि यहां पर जो वंशागति हुई है वह साथ साथ हुई है, यानी यहां पर गोलपन की जीन वाई के साथ है तो अगली पीढ़ी में भी गोलपन की जीन वाई के साथ ही जाएगी। यहां पर झुर्रीदारपन की जो जीन है, झुर्रीदारपन की जो जीन है, ये जीन यहां पर किसके साथ में है, तो आइए देखिएगा। हाँ, तो यहां पर आप देखो बेटे झुर्रीदारपन की जीन हरे के साथ है, और जब ये अगली पीढ़ी में गई तो ये गोलपन की जीन हमेशा पीले के साथ ही गई और झुर्रीदारपन की जीन हमेशा हरे के साथ गई। तो क्या मतलब निकलेगा कि लक्षणों की वंशागति जो होगी वह साथ साथ होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। तो यह है संलग्नता, और यह संलग्नता जिस जीनों के माध्यम से होती है उन्हें संलग्न जीन कहते हैं। और संलग्न जीनों का साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना यह संलग्नता कहलाती है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं इसका पहला पॉइंट। तो इसका पहला पॉइंट है यहां पर बेटसन और पुन्नेट। तो यह आपको याद रखना है, बेटसन एवं पुन्नेट। तो ये बेटसन और पुन्नेट क्या है बेटे, तो ये याद रखना, यह है खोजकर्ता, यानी इसे इन्होंने खोजा। और किस में खोजा, तो याद रखना ये खोजा गया था लेथाइरस ओडेरेटस, लेथाइरस ओडेरेटस, इसको आप कह सकते हो यानी मीठी मटर, मीठी मटर। तो ये ध्यान रखना कि संलग्नता को जिस वैज्ञानिक ने खोजा तो वो वैज्ञानिक थे बेटसन और पुन्नेट। दूसरा वैज्ञानिक, इससे एक और आपको याद रखना है, तो ये वैज्ञानिक है मॉर्गन। मॉर्गन, तो मॉर्गन में आपको याद रखना है उन्होंने संलग्नता शब्द दिया, संलग्नता शब्द दिया। तो ये ध्यान रखना, खोजकर्ता तो कौन है, बेटसन और पुन्नेट, और संलग्नता शब्द किसने दिया, तो ये है यहां पर मॉर्गन। अब आपको याद रखना है कि संलग्नता किसे कहेंगे, तो उससे पहले आपको संलग्न जीन याद करनी है। तो यहां आपको तीसरे पॉइंट पर याद रखना है कि अलग अलग लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित, यानी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित अलग अलग लक्षणों की जीन, लक्षणों, और इस जीन को आप कहोगे संलग्न जीन। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी संलग्न जीन, तो किसे कहोगे संलग्न जीन, कि यहां पर एक क्रोमोसोम है, अब इस पर आर भी है, इस पर वाई भी है। तो यहां पर ये याद है ना, आर तो कौन सी जीन है, गोलपन की, और वाई कौन सी जीन है, पीलेपन की। तो एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग लक्षणों की जीन जो होती है उसे आप कहोगे संलग्न जीन। और संलग्न जीन का, संलग्न जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, संलग्न जीन का
साथ साथ, ये भी ध्यान रखना बेटे, संलग्न जीन का यानी साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो संलग्न जीन का साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और यह जाना कहलाता है सहलगनता। तो परिभाषा अच्छी तरह से आप समझ लेना कि सहलगनता किसे कहेंगे। पहले तो आपको यह याद रखना है कि संलग्न जीन होती क्या है। तो बेटे ध्यान रखना कि अलग अलग लक्षणों की जीन जो एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती है, उस जीन को आप कहोगे संलग्न जीन। तो संलग्न जीन क्लियर होगी। और इन संलग्न जीनों का साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यह कहलाता है सहलगनता। तो ध्यान रखना बेटे, सहलगनता क्या है? संलग्न जीनों का साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यह सहलगनता कहलाती है। अब आप देखिएगा सहलगनता, तो सहलगनता समता क्या होगी? यहां पर अगले नंबर पर आप लेना बेटे, सहलगनता समता। तो ये जो समता होगी वह एक तो इनवर्स प्रोपोर्शनल जीन विनिमय होगा बेटे, जीन विनिमय, ये भी याद रखना, या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा जीनों की मध्य दूरी, जीनों की मध्य दूरी। तो ये भी आपको याद रखना है संलग्न समता। इसको आगे पढ़ेंगे अपन, तो अगले उस पर लेते बेटे संलग्न समता, संलग्न समता। तो संलग्न समता यहां पर आप देखिएगा, संलग्न समता एक बार वापस फिर अपन लिखते हैं यहां पर, यानी संलग्न समता, संलग्न समता। तो संलग्न समता एक तो क्या होगा बेटे, यानी जीनों की मध्य दूरी, ये देखिएगा जीनों की मध्य दूरी, और एक क्या होगा यहां पर, यानी एक होगा जीन विनिमय, जीन विनिमय। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि संलग्न समता का माने जीनों की मध्य दूरी। यहां समझो बेटे कि यहां पर हमारे पास में ये यहां पर गुणसूत्र है। अब एक गुणसूत्र में तो जीन यहां पर दूर दूर है, और एक गुणसूत्र में यहां पर जीन पास पास है। तो जब ये गुणसूत्र को अपन खंडों की अदला बदली होगी, तो यहां आप देखो कि पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन में आप देख लीजिएगा कि पहली कंडीशन के अंदर तो जीन दूर दूर होने के कारण, जीनों की दूरी ज्यादा होने के कारण जीन अलग अलग गए, तो यहां बेटे इस कंडीशन में जीन विनिमय ज्यादा होगा। लेकिन जहां पर जीनें बिल्कुल पास पास थी, तो पास पास होने के कारण ये तीनों की तीनों जीनें एक साथ अगली पीढ़ी में जाएगी, जबकि यहां पर ये जीन अलग जाएगी, ये जीन अलग जाएगी, और ये जीन अलग जाएगी। तो पहले वाली कंडीशन में ध्यान से देखो, पहले वाली कंडीशन में जीनों की मध्य दूरी ज्यादा है, और जीनों की मध्य दूरी ज्यादा होने के कारण जीन विनिमय भी ज्यादा हुआ। लेकिन दूसरी कंडीशन में आप देखो कि जीनों की मध्य दूरी कम है, तो मध्य दूरी कम है तो तीनों जीनें साथ साथ ही जा रही है अगली पीढ़ी में। तो अब ये देखो संलग्नता किसमें ज्यादा है, तो संलग्नता ज्यादा है बेटे दूसरे वाले में। तो आप समझो कि जीनों की मध्य दूरी अगर ज्यादा होगी तो उधर संलग्नता कम होगी, क्योंकि जीनें साथ साथ नहीं जाएगी अगली पीढ़ी में, जीनें अलग अलग अगली पीढ़ी में जाएगी। लेकिन अगर जीनों की मध्य दूरी कम है तो बेटे साथ साथ ही अगली पीढ़ी में ये जीन जाएगी। तो एक तो जीनों की मध्य दूरी ज्यादा तो संलग्न समता कम, और जीनों की मध्य दूरी कम तो संलग्न समता ज्यादा। जीन विनिमय में आप देख लीजिएगा कि जीनों की मध्य दूरी ज्यादा होने के कारण अलग अलग जीन अलग अलग जा रही है, यानी यहां पर जीन विनिमय ज्यादा हो रहा है बेटे, और जीन विनिमय ज्यादा हो रहा है यानी संलग्न समता कम है। लेकिन जीनों की मध्य दूरी पास पास होने के कारण क्या हो रहा है कि विनिमय नहीं हुआ, सारी की सारी जीनें एक साथ गई। जैसे मेरे पास में मान लेते 3 रुपए थे, 3 रुपए मैंने मतलब एक ही लड़के को दे दिए, तो वो तो अब 3 रुपए मैंने बेटे यहां पर पहले वाले में तो अलग अलग लड़कों को दिए, तो यहां विनिमय ज्यादा हुआ, और यहां पर मैंने तीनों के तीनों एक ही को दे दिए, वहां विनिमय कम हुआ। तो जहां पर जीन विनिमय कम होगा वहां संलग्नता ज्यादा रहेगी, और जहां जीन विनिमय ज्यादा होगा बेटे वहां पर संलग्नता कम होगी। तो ये ध्यान रखना। दूसरा आपको इसमें याद रखना है, दूसरा बेटे आपको याद रखना है इसके अंदर
दूसरा आपको बेटे यहां पर याद रखना है कि संलग्न समूह। पहली वंशागति है एक्स संलग्न वंशागति। तो एक्स लिंग संलग्न वंशागति है, तो ये एक्स गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। तो बेटे ये नर के द्वारा भी जाएगी और मादा के द्वारा भी जाएगी। यहां पर नर हमेशा रोगी होगा इसमें, और मादा हमेशा वाहक होगी, और ये जो जीन है वह अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर मौजूद होगी। इसके उदाहरण में हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, रतौंधी है, सिकल सेल एनीमिया है आदि। दूसरी वंशागति है वाई लिंग संलग्न वंशागति, जो केवल वाई लिंग गुणसूत्र के द्वारा ये वंशागति होगी। ये वंशागति केवल नर द्वारा होगी, मादा का इसमें कोई रोल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि मादा के अंदर वाई गुणसूत्र ना तो जाता है ना ही होता है, तो ये मादा के द्वारा ये वंशागति नहीं होगी, ये वंशागति केवल नर के द्वारा होगी। तो इसे नर से नर में होने वाली वंशागति कहेंगे, यानी होलोंड्रिक भी इसको बोला जाता है। और यहां पर जो वाई गुणसूत्र है, आगे भी मैं बताऊंगा, इस पर एक जीन होते हुए टेस्टीज डिटर्मिनेशन फैक्टर, या फिर जो है क्या कहते हैं सेक्स रीजन वाई जीन। और ये ऐसी जीन है जो केवल वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, और ये जो जीन है ये नर के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। और इस वाई लिंग संलग्न जीन का जो एग्जाम्पल है वो उदाहरण बेटे हाइपर ट्राइकोसिस, यानी कानों पर लंबे बालों का आना। तो इस तरह से ये तो था हमारे पास में संलग्नता, और संलग्नता के साथ में दूसरा टॉपिक था बेटे जिसको कहा अपन ने लिंग संलग्न वंशागति। अब यहां अपन दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक और अपन यहां पर पढ़ लेते हैं। तो ये टॉपिक यहां पर हमारे पास में होगा, यानी वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो कभी आपने पढ़ा होगा कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। तो बेटे इस सिद्धांत में कई सारे बिंदु आपको याद करना है कि सट्टन और बोवेरी ने तो ये सिद्धांत दिया, ध्यान रखना। और यह सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या भी निश्चित होती है। गुणसूत्र पर जो जीन होती है बेटे वह किस क्रम में पाई जाती है? रेखीय क्रम में पाई जाती है ना। गुणसूत्र जब एनाफेज अवस्था में आते हैं तो बेटे इनका विभाजन होता है, तो विभाजन होता है तो वहां पर जो है लक्षण द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में आते हैं। तो वो सारे बिंदु यहां पर आप देखिएगा। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत का पहला पॉइंट तो लिखना बेटे, इसको दिया गया, यानी यहां पर एक तो सट्टन और बोवेरी, सट्टन व बोवेरी, बोवेरी। तो ये ध्यान रखना, ये खोज करता है बेटे, इसका खोज करता, यानी सिद्धांत को जो दिया, ये सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? सट्टन एंड बोवेरी के द्वारा। तो ये सिद्धांत यहां पर ये खोज करता है, खोज करता। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बेटे यहां पर गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने खोजा, तो याद रखना सट्टन और बोवेरी ने। जबकि यहां पर यानी वोल्डेयर, उसने गुणसूत्र नाम दिया था बेटे, ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक हुआ है वोल्डेयर, वोल्डेयर। तो वोल्डेयर ने यहां पर याद रखना इन्होंने दिया गुणसूत्र नाम दिया। तो ये गुणसूत्रीय सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक तो कौन था? सट्टन एंड बोवेरी। जबकि गुणसूत्र नाम देने वाला वैज्ञानिक है वह है वोल्डेयर। ये आप भी जानते होंगे कि बेटे आनुवांशिक इकाई ये तो जीन होती है, लेकिन आनुवांशिक वाहक क्या होता है? गुणसूत्र होता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, यानी आनुवांशिक इकाई। तो आनुवांशिक इकाई जो है ये तो यहां पर आपको जीन याद रखना है, लेकिन यहां पर जो आनुवांशिक वाहक होंगे, आनुवांशिक वाहक, तो आनुवांशिक वाहक यहां पर क्या होते हैं? यानी गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि आनुवांशिक जो वाहक हैं, यानी जो जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, तो बेटे ये होते हैं गुणसूत्र। क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि जैसे ये गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र पर इस तरह से बेटे ये जीन उपस्थित होती है, और ये जीन गुणसूत्र पर बैठकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो फिर यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यानी गुणसूत्र पर जो जीन है,
गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, तो ये उपस्थित जीन किस क्रम में पाई जाती है, तो ये होती है रेखीय क्रम में। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि गुणसूत्र पर जो जीन होती है ये बेटे रेखीय क्रम में पाई जाती है, लीनियर ऑर्डर में पाई जाती है। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा होता है जीन विनिमय में, यानी जब जीन विनिमय होता है तो जीन जब रेखीय क्रम में पाई जाती है तो बेटे आसानी से अलग अलग खंडों के साथ में ये अलग अलग टुकड़ों में जुड़ जाती है, तो जीन यहां पर रेखीय क्रम में पाई जाती है। उसके अलावा याद रखना बेटे कि जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है इसके आधार पर क्या होता है, प्रत्येक जाति में, यह भी याद रखिएगा, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या, यहां पर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यह भी ध्यान रखना, गुणसूत्रों की संख्या यहां पर बेटे यानी निश्चित होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर जो गुणसूत्रों की संख्या है ये संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे मनुष्य के अंदर 46 है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही मिलेगी। लेकिन बेटे इसमें यहां पर अपवाद याद करना, अपवाद, तो अपवाद यहां पर है मधुमक्खी, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी अपवाद क्यों है, क्योंकि इसका जो नर है उसमें तो 16 गुणसूत्र होते हैं और इसकी जो मादा है उसमें होते हैं 32 गुणसूत्र। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये अपवाद है, अपवाद। तो अपवाद क्या होगा, मधुमक्खी होगी। नर के अंदर तो 16 होते हैं और मादा के अंदर कितने होते बेटे, तो मादा के अंदर 32 होते। तो एक ही जाति के सदस्य होते हुए भी इनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। यहां तक के लिए गुणसूत्रों के माध्यम से बेटे क्या होता है, यानी गुणसूत्रों के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण, यानी गुणसूत्रों के माध्यम से। यह भी याद रखना, जबकि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है बेटे तो वहां पर गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है। तो यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि गुणसूत्रों के द्वारा, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र, तो ये ध्यान रखना किसमें मदद करते हैं, लिंग निर्धारण में भी मदद करते हैं, लिंग निर्धारण में सहायक, लिंग निर्धारण में सहायक। यहां तो क्लियर। और अब ये जो गुणसूत्र होते हैं बेटे तो ये मियोसिस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है। जैसे यहां पर अपन देख लेते हैं कि यहां पर जो गुणसूत्र हैं ये गुणसूत्र मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर ये 2n अवस्था में है, ये 2n अवस्था में गुणसूत्र हैं, और इधर भी यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये यहाँ पर बेटे ये 2n अवस्था में है ना। जैसे यहाँ पर अपन मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट से गुजरेंगे, एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये गुणसूत्र यहाँ पर अलग हो जाएगा और ये गुणसूत्र यहाँ पर अलग हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यह एनाफेज ही मान लेते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं कि बेटे ये एनाफेज है मियोसिस की, तो यहाँ आप देखिएगा कि ये एनाफेज, सपोज करो कि ये एनाफेज हमारे पास में है, यानी एनाफेज, तो एनाफेज में बेटे गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होगा और ये गुणसूत्र यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले गुणसूत्र में भी ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये गुणसूत्र अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन है उस डिवीजन में जब एनाफेज अवस्था आती है तो माइटोसिस के एनाफेज में तो क्या होता है बेटे, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, तो वहां पर एक बाइवेलेंट से 2 मोनोवेलेंट बनते हैं। जबकि जो एनाफेज फर्स्ट होती है वहां पर यह होता है बेटे कि गुणसूत्र केवल जोड़ी के जो गुणसूत्र होता है उनमें पृथक्करण होता है। तो एक बार और आप समझ ले, गुणसूत्रीय सिद्धांत आपको क्या क्या बता रहा है कि गुणसूत्र जो है आनुवांशिक वाहक होते हैं, ये याद रखना बेटे। गुणसूत्र पर जीन किस क्रम में पाई जाती है, रेखीय क्रम में, ये आपको याद रखना है। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि गुणसूत्रों के माध्यम से जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो फिर आपने क्या कहा कि गुणसूत्र क्या है, आनुवांशिक वाहक होते हैं। जब लैंगिक जनन होता है बेटे, निषेचन होता है, तो निषेचन के माध्यम से गुणसूत्रों के द्वारा क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भी मदद करते हैं। और साथ में आपको याद रखना है
कि प्रत्येक जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है। और ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मनुष्य अगर 46 गुणसूत्र वाला है तो 46 वाला ही मिलेगा। लेकिन एक अपवाद आप याद कर लेना, वह है मधुमक्खी। एक ही जाति के सदस्य होते हुए भी नर के अंदर यहाँ पर 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा के अंदर जो है वह 32 होते हैं। और फिर माइटोसिस और मियोसिस के एनाफेज में बेटे गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है या फिर वहां पर गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, गुणसूत्रों का यानी वंशागति का क्रोमोसोम या गुणसूत्रीय सिद्धांत। ओके बेटे, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।